वालेकुम हाय गाइस। कैसे हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि केम्यू के जो लेक्चर है अहमद के, वो आपको डिलीवर हो रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात करनी है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है। और एक ये पॉइंट है कि आप अपने लिए गोल बनाइए। जिस फील्ड में है, पीसिन में है, एवरी कॉलेज में है, तो आप अपने लिए एक गोल बनाए, गोल सेटअप कर लें। फिर आपको स्टडी, सारा दिन आप स्टडी में रहते हैं तो आपको बोर नहीं हो, आप अपने आपको फील हो रहा है। ठीक है। अगर आपका ध्यान किस जगह पे हो, अपने गोल पे हो, तो अपने लिए गोल बनाइए। सबसे पहले अपने लिए गोल बनाइए। ठीक है। बाद में काम करिए। ईच लंग इज, हम अभी लंग्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हमने पहले भी जो पेरेंट्स से लेरेंस से ट्रे किया है, ब्रांकाई है, ब्रांकियोल है। ये हमने जो पहला वाला पार्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनको विजिट कर लें। और ये सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। लंग से हम स्टार्ट करेंगे और इन तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा साथ रहिए। ठीक है। तो each lung is a what a somewhat conical shape organ a broad concave base। ठीक है। तो बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम। तो जो लंग्स की बेस है वो हमारे पास डायफ्राम के क्या है, डायफ्राम पे लगे हुए हैं। ठीक है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम हमारे पास लंग जो एब्डोमेन है और जो थोरेसिक केविटी है, ये दो केविटी के सेपरेट, ये दो केविटी को सेपरेट करना किसका काम है? डायफ्राम का। ये इसका डिफिनीशन भी है। ठीक है। डायफ्राम की एंड इज अ ब्लंट पीक कार्ड एपेक्स फेस अपवर्ड टू द, किस जगह पे है? जो ऊपर वाला एपेक्स है लंग्स के, तो वो क्लेविकल के डायरेक्शन में है। क्लेविकल हमारे पास जो ब्यूटी बोन होते हैं उसकी तरफ होते हैं। ठीक है। ये आपको एनाटमी वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। द ब्रॉड कास्टल सरफेस, the broadcaster surface is pressed against the rib cage and a smaller concave mediastinal surfaces पेस medially। ठीक है। तो एक कॉस्टल सरफेस है हमारे पास, हमारे लंग्स के को क्या कर लेते हैं, एक इंडेंशन सा हुआ है। मीडिएस्टर्नल सरफेस उनको हम कहते हैं कि उनमें जो खास रीजन है मीडिएस्टर्नल में, जो कि उस जगह पे जो बीन्स और इसी तरीके से हमारे पास वो मीडिएस्टर्नल सरफेस, वो सरफेस होते हैं जिस जगह से लंग्स में प्लूरल केविटी जो है, प्लूरल केविटी उससे नहीं मतलब सराउंड नहीं होते। ठीक है। ये वो जगह है जो लंग्स में प्लूरल केविटी के साथ नहीं हो। ठीक है। ये अलग रीजन है। उसमें ज़्यादातर जो मीडियस्टल सरफेस, उसमें ज़्यादातर आर्गन आ जाते हैं हमारे पास, ट्रेकी आ जाते हैं, थाइमस आ जाते हैं, और इस तरह हार्ट भी आ जाते हैं। हार्ट प्रोटेक्ट भी मीडियस्टल सरफेस में होते हैं। ठीक है। वो प्लूरल केविटी में नहीं होते। और द लंग रिसीव द ब्रांकस, ये इसी तरीके से याद रखें, ब्लड वेसल एंड नर्व थ्रू इट इज हाइलम असलेट इन अ मीडियस्टर्नल सर्विस। तो वो कौन सा रीजन है जो कि ब्लड वेसल, ब्रांकाई और इसी तरीके से नर्व की मतलब एंटरिंग होते हैं लंग्स में, तो उस जगह को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है। ये भी याद रखें, एक छोटा सा स्लेट होते हैं, सुराख होते हैं। द लेफ्ट लंग इज अ लिटिल स्मॉलर एंड देन द राइट, बिकॉज ऑफ द हार्ट एंड टाइटलिंग टू द लिप गिविंग इंटेंशन टू द लंग्स एंड स्कार कार्डिक इंप्रेशन कार्डिक नोट। ठीक है। तो हमारे पास ये भी हुआ के लिए याद रहे कि हमारे पास जो लंग्स में इंटेंशन सा हुआ है एक, और इसका रीजंस क्या है, और हमारा इसका रीजंस क्या है, तो इसका रीजन हार्ट है। लेकिन राइट में 3 लूप्स है और लेफ्ट में 2 लूप्स है, उसका रीजन ये भी क्या है कि हार्ट उनके साथ उनने जो जगह है वो घेरा हुआ है। ठीक है। उनको हम कार्डिक इंप्रेशन कार्डिक नोट कहते हैं। द लेफ्ट लंग हैज 2 लूप एज अ सुपीरियर एंड इंफीरियर लूप विद अ डीप प्रेशर बिटवीन देम इज कॉल्ड ओब्लिक प्रेशर। ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट लंग है वो हमारे पास सिर्फ 2 लूप है, एक अपर लूप एक लोअर लूप। ठीक है। और उसके दरमियान जो प्रेशर बना हुआ प्रेशर, उनको हम कहते हैं कि एक दो रीजन को ज्वाइन कराते हैं, तो उनको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो ओब्लिक प्रेशर है। द राइट लंग्स, ये राइट लंग में हमारे पास क्या है कि 3 लूप्स है, सुपीरियर मिडल इंफीरियर। तो सुपीरियर और मिडल के दरमियान हॉरिजॉन्टल प्रेशर होती है, ये आपको याद करना है। ठीक है। ये स्पेशल है। तो ये हॉरिजॉन्टल किसके दरमियान? सुपीरियर और मिडल। मिडल और इंफीरियर के दरमियान किस रीजन होते हैं? ओब्लिक स्पेशल होते हैं। ठीक है। फिर हम अलवेलाई पढ़ेंगे। द अलवेलाई, हाँ, पल्मोनर प्लूरल अलवेलाई is a pouch about 0.2 सेंटीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से याद रखना है कि हमारे जो अलविलाई है उनकी डायमीटर 0.2 0.5 मिलीमीटर होते हैं।
और उसकी जो टिश्यू, ये टिश्यू आपको याद करना है कि सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम होते हैं। अल्वेलाई में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम है। इन अल्व्यूलर सेक कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर ब्रैंक्यूल शेयर द कॉमन ओपनिंग, ठीक है। तो अल्व्यूलर सेक हमारे पास एक कॉमन होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो ओपनिंग है वो शेयर करा रहे हैं और एक डग बना रहे, सेक बना रहे हैं, ठीक है, तेली सा बना रहे हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द अल्वेलाई इज अबाउट, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि अल्वेलाई के ऊपर हमारे पास 70 मिली जो मीटर स्क्वायर है वो हमारे पास किस लिए बना हुआ है कि एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। द वन ऑफ अल्वेलाई कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ अल्व्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। तो हमारे पास टू टाइप्स के अल्व्यूलर एपिथेलियम है, ठीक है, अल्वेलाई के टू, वो टू एपिथेलियल सेल कौन सा वाला होते हैं, तो एक हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है, तो टाइप 1 हमारे पास वो सेल है जो कि एक्सचेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, आसान है, ठीक है। ये एक्सचेंज के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसकी एक्सचेंज के लिए, तो ये हम इसको याद रखें कि एक्सचेंज के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला है टाइप 2 जो सेल है वो हमारे पास सेप्टल सेल मौजूद है, और ये सेप्टल सेल किसकी प्रोडक्शन का, सबसे पहले तो ये रखना है कि इसका शेप क्या है, तो वो राउंड शेप है, ठीक है, क्या है, राउंड शेप है और कुबाइडल शेप है। और इसी तरीके से जो उसकी विच आर प्योर इन नंबर एंड फाउंड इन टाइप 2 सेल, ठीक है। तो टाइप 2 सेल ये हमारे पास कम मकदार में प्रेजेंट होते हैं, उसमें सेप्टल सेल होते हैं। सेप्टल सेल का मतलब यही है कि वो किसकी, सर्फेक्टेंट्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो सर्फेक्टेंट्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। द सिक्रीट अल्व्यूलर फ्लूइड टू कीप द सरफेस मॉइस्चर, तो सरफेस अल्वेलाई की जो सरफेस है उससे सिक्रीट होते हैं किस सेल से, सेप्टल सेल से। और उनका फंक्शन यही है कि वो अल्वेलाई को मॉइस्चर रखना चाहता है, ठीक है ना। इंक्लूड द अल्व्यूलर फ्लूइड, किसकी, कौन सा वाला फ्लूइड, सर्फेक्टेंस फ्लूइड, ठीक है। तो सर्फेक्टेंस फ्लूइड को याद रखना है कि सेप्टल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। और सेप्टल सेल कौन सा सेल है, ये सेकंड टाइप 2 सेल है, ठीक है, अल्वेलाई की। मिक्सचर उसकी जो मतलब कंपोजिशन है वो हमारे पास फास्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन से हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। सर्फेक्टेंट्स लोअर द सरफेस एरिया टेंशन ऑफ द अल्वेलाई फ्लूइड व्हिच रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द अल्वेलाई टू कोलैप्स, ठीक है। तो हमारे पास सर्फेक्टेंट्स का फंक्शन ये है कि जो टेंशन है अल्व्यूलर अल्वेलाई में, जो ऑक्सीजन आ जाते हैं और वो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होने का जो कैपेबिलिटी है वो उनको मेंटेन करना किसका काम है, सर्फेक्टेंट फ्लूइड्स का काम है, ठीक है। अगर ये कम हो जाए तो लंग्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं, उनको हम फिर भी लेग आप क्या कहते हैं, जो कुलेस की जो कंट्रक्टिबिलिटी और इलास्टिबिलिटी है वो लॉस कराते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विद द एल्व्यूलर वॉल आर अल्व्यूलर माइक्रोपेजेस, फिर इसमें माइक्रोपेजेस होते हैं, मैक्रोपेजेस होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की जो भी जरासीम वगैरह आ जाते हैं तो वो उनको क्या ट्रैप करा देते हैं ताकि ब्लड में ना जाए या लंग में कोई इन्फेक्शन काज ना करे, ठीक है। तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म भी करते हैं। हमने पहले भी नॉन रेस्पिरेटरी में, अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन का वीडियो लाजमी देखे, उनमें हमने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये मैक्रोपेजेस नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द लंग्स है, ठीक है। They are phagocytics which remove fine dust particle and other debris pathogen from the alveoli surface, ठीक है। तो हमारे पास जो alveoli का सरफेस है उससे किसी तरह का भी डिब्रस वगैरह जब आ जाए तो उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अल्वेलाई आर सराउंड बाय द नेटवर्क और कैपिलरी फार्गेसिस, जो नेटवर्क इसके साथ क्या है कि अल्वेलाई और ब्लड की जो कैपिलरी है वो उस अल्वेलाई के साथ घेरे हुए हैं, और इससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पिकअप करते हैं थ्रू डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड उनको दे रहे हैं कि आप उनको एक्सहेल करें, बॉडी से निकालें, ठीक है। तो ये भी याद रखने, ये आप ये स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हमारे पास ब्लड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है वो हमारे पास हार्ट हार्ट से आया है। हार्ट से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सेल है, आरबीसी है, तो वो हमारे पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरीके से वो बाहर निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेके जाते हैं, और वो इस सेल से डायरेक्ट होके वो पैकअप कर देते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या फिर हार्ट की तरफ जाते हैं थ्रू पल्मोनरी वीन के थ्रू। तो ये एक्सेप्शन इस जगह पे एक्सप्लेन हुआ है कि ब्लड जो हार्ट हमारे लंग्स को ब्लड दे रहे हैं तो पल्मोनरी आर्टरी दे रहे हैं, और जो लंग्स है, लंग्स से जब हार्ट को जाते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं पल्मोनरी वीन के थ्रू। तो उनका रीजन यही है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है
ये ऐसी जगह एक्सेप्शन में आया है। तो आपको याद रखना है कि जब हार्ट लंग्स को दे रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और जो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे रहे हैं तो वो पल्मोनरी वीन के थ्रू। बस ये आपको याद रखना है। फिर हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन द लंग्स आर इंक्लूड द प्रोटेक्टेड बाय टू लेयर ऑफ द सीरियस मेम्ब्रेन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा। तो हमारे पास ये प्रोटेक्टेड सा टू लेयर का, ये टू वर्ड्स आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये टू आपने याद रखना है, ये टू लेयर आपको याद करना है, ठीक है, कि क्या है। प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे पास टू लेयर सीरियस मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक है, जो कि उनको हम कलेक्टिवली प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। द आउटर लेयर आर कॉल्ड पेराइटल मेम्ब्रेन इज लाइन विद द thoracic cavity द इनर, और जो इनर है उनको हम क्या कहते हैं, विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और द लंग्स themselves between the visceral and parietal membrane pleura is a small space called pleural cavity। तो उसके दरमियान जो स्पेस है उनको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। The pleural cavity contains a small amount of lubricating fluid secreted by the serous membrane. This pleural fluid reduces the friction between the membrane and sliding over one another during the breathing। अगर आप ब्रीथिंग करा रहे हो, अगर इनहेल करते हो तो लंग्स क्या करते हैं, इम्प्लाम हो जाते हैं। अगर आप एक्सहेल करें तो वो क्या करते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये जो कंडक्टिविटी की जो पावर है और वो रगड़ होने से बचाते हैं कि वो मतलब रगड़ ना हो जाए, मसला हो पैदा ना हो जाए। तो फ्रिक्शन की जो रिडक्शन है किसके थ्रू, ये इस प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा के थ्रू, ठीक है। और उसमें जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी की मसल है ये भी आपको याद रखना है कि जो इंस्पायरेशन के जो मसल है क्या है, जो इंस्पायरेशन के मेन मसल है, इस पॉइंट को जहन नशीन कर लें कि इंस्पायरेशन की जो मेन मसल है वो हमारे पास डायफ्राम है। फिर स्टाइडोनोक्लाइडोमास्टाइड है जो कि इवैल्यूएट ऑफ द जो स्टर्नम के बोन है उनको, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो इवैल्यूएट करते हैं स्टर्नम के बोन, ठीक है। तीसरा जो है वो हमारे पास केलनेसेस। तो ये भी फर्स्ट जो टू रेब्स है उनको क्या करते हैं, राइज करा देते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल है, जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मूव रेब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये भी याद रखने, इसके रिलेशन को देखें कि हमारे पास इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकास्टल यूज होते हैं, और जो एक्सपायरेशन है तो एक्सपायरेशन को देखें, ये हम डिलीट करें। तो एक्सपायरेशन के जो मसल है वो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मेन मसल है, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस के मेन मसल यही है। इंटरनल इंटरकास्टल पुल रिप डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो ये याद रखें कि इंस्पायरेशन में जो मेन क्या कर देते हैं, इंस्पायरे इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकास्टल जो रेब वाले मसल है वो यूज हो रहा है, और जो एक्सपायरेशन है उनमें इंटरनल इंटरकास्टल के मसल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको लाजमी जहन नशीन करना है, ठीक है। These abdominal muscle are used when expiring is active। अगर आप एक रनिंग करा रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्टिव इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करा रहे हो तो उनके साथ भी क्या हो जाते हैं, ये भी इन्वॉल्व होते हैं कि एक्सटर्नल उब्लिक्स और इंटरनल उब्लिक। इसी तरीके से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये क्या है, ये लिगामेंट है और मसल है कि आपकी, हाँ मसल है ये, कि आपको एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर डायफ्राम क्या है, डायफ्राम की डिफिनेशन आपने हमने पहले भी बताया कि द स्केलेटल मसल सेपरेटिंग द चेस्ट एंड एब्डोमिनल। तो ये याद रखें, ठीक है, कि चेस्ट और एब्डोमिन को सेपरेट करना किसका काम है, डायफ्राम के काम है। तो नॉर्मली इंस्पायरेशन डायफ्राम कंट्रिक एंड इंक्रीज द thoracic cavity। अगर हम इंस्पायरेशन करते हैं तो फिर क्या हो जाती है, हमारी लंग्स की जो स्पेस है वो इंक्रीज करते हैं, और एयर हम फ्लो इन करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन हमारे पास डायफ्राम रिलैक्स एंड डिक्रीज स्पेस, डिक्रीज thoracic स्पेस, ठीक है। तो हमारे पास thoracic की जो स्पेस है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और आउट, हम ऑक्सीजन को आउट करते हैं। ये आपको एमसीक्यूज के लिए लाजिमी याद करना है, आपके साथ नोट कर लें कि कौन सा नर्व है वो हमारे पास एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में हेल्प देते हैं। तो वो प्रीनेक नर्व है, ठीक है। और कौन सा वाला है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। फंक्शन ऑफ द डायफ्राम यही है कि डायफ्राम इज द मसल ऑफ इंस्पायरेशन। ये हमने पहले ही बताया कि ये मेन मसल है इंस्पायरेशन की। एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग के मतलब जो एब्डोमिन है उनको जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड होने जा रहे हैं। तो वो डायफ्राम का फंक्शन है, ठीक है। तोरे को एब्डोमिनल फम भी है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंट्रिक और रिलैक्स होते हैं, एज अ पम्प वर्क करते हैं। फिर जो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो वो नर्व कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन है। तो respiration is controlled by the respiratory center in the central nervous system।
The respiratory muscle contract as result of increase increase in pulse transmit to them from center as the brain and relax in the absence of the nerve impulse. These impulse send the cluster of the neuron located in the bilaterally in the medial oblongata. याद रहे कि वो बता रही है कि respiration जब हम करते हैं तो वो हमारे respiratory center है, ठीक है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी जो ब्रेन है उनमें इम्पल्स जाते हैं, ब्रेन में इम्पल्स जाते हैं कि वो क्या कर ले, इंस्पायरेशन अकर कर ले। और उसकी जो रीजन है वो हमारे पास याद रहे कि इंस्पायरेशन की जो रीजन है वो हमारे पास कहाँ है, मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स कंट्रोल करते हैं। द ग्रुप ऑफ नर्व कलेक्टिवली कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। और ये जो कलेक्टिवली हमारे पास रीजन है वो इसकी कंट्रोल के नीचे वो काम करते हैं। फिर जो स्पेशल टाइप्स है वो हमारे पास डिवाइड हुए थ्री टाइप्स के जो नर्व सिस्टम है, थ्री एरिया या थ्री रीजन या थ्री कंडीशन में वो कंट्रोल करते हैं। ये कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कौन सा वाला कंडीशन आप आकर आकर है इसीलिए वो कंट्रोल करते हैं, और कौन सा जगह वो कंट्रोल करते हैं। तो मेडुलरी रिथमिसिटी एरिया है कि इट इज लोकेटेड इन द मेडुलरी ओब्लांगेटा। याद रहे कि जो रिथमिसिटी है, रिथमिसिटी का मतलब ये है कि जो रिदम है हमारे रिस्पिरेशन की कि कौन कितने टाइम में हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो ये कौन सी जगह की फंक्शन है ब्रेन में, तो ये हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा के फंक्शन है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके साथ इसी तरह ये चैनल मौजूद है और हमारा चैनल इसी तरह आप सपोर्ट करते हैं तो हम आपको ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो रिदम है वो कौन रेगुलेट कराते हैं, वो हमारे पास मेडुला ओब्लांगेटा करा रहे हैं। और जो इंस्पायरेशन हाई या लो होते हैं वो हमारे पास पोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए। द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल किया करते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। द ब्रीथिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग इनहेलेशन लास्ट 2 मिनट। अगर एक बंदा ऐसा है कि क्या कर लेते हैं टू बाय फोर्स, क्योंकि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप इन्हेलेशन नहीं करते तो खुद तो इन्हेलेशन नहीं होता, आप थोड़ा सा एनर्जी लगा के इन ऑक्सीजन को मुंह के अंदर लेके जाते हैं और बाद में वो खुद ब खुद आप नहीं भी चाहते हैं तो वो क्या, वो एक्सहेल होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हमारे पास क्या है कि 2 सेकंड में हमारे पास इंहेलेशन होते हैं, ठीक है। और 3 सेकंड में हमारे पास क्या है, एक्सहेलेशन होते हैं। तो उनका रीजन यही है कि 2 सेकंड हम एक्टिव प्रोसेस कर लेते हैं और 3 सेकंड वो पैसिव प्रोसेस होते हैं। समझ गया। इन इंस्पायरेटरी एरिया एस्टेब्लिश द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग बाय जनरेटिंग नर्व इम्पल्स। और हमारे जो इंस्पायरेटरी रीजन है रिदम के, तो वो खुद ब खुद एक इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं और इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी एरिया सेंड इम्पल्स टू द एक्सटर्नल इंटरकास्ट। हमने पहले भी बताया कि इंटरनल कि जब एक इंसान इंस्पायरेशन करते हैं, जब इंस्पायरेशन आप करते हैं तो उनके साथ एक्सटर्नल इंटरकास्टल वर्क करते हैं, काम करते हैं। मसल थ्रू इंटरकास्टल नर्व T1 टू T11, ये रिप्स रिप्स की जो थोरेसिक 1 से लेके थोरेसिक 11 तक ये कास्टल जो है एक्सटर्नल इंटरकास्टल वो कंट्रैक्ट होते हैं। इन द डायफ्राम वाई द फ्रीनिक नर्व, ठीक है। तो डायफ्राम को जो नर्व इम्पल्स होके जाते हैं और वो डायफ्राम रेगुलेट करते हैं, तो फ्रीनिक नर्व के 3 और जो 5 है C3 और C5 वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्रीनियम 3 और क्रीनियम 5, ठीक है। when the nerve impulse reach to the diaphragm and external intercostal the muscle contract and inhale, ठीक है। तो हमारे पास जब वो ये नर्व प्रीनिक नर्व डायफ्राम में नर्व इम्पल्स लेके जाते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल डायफ्राम और इनहेलेशन अकर हो जाते हैं, ठीक है। इनहेलेशन फिर एट द एंड ऑफ 2 सेकंड द इंस्पायरेटरी एरिया बिकम इनएक्टिव। जब 2 सेकंड आप लगाते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, बाद में जब आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो खुद ब खुद इनएक्टिव होते हैं, वर्क नहीं होता। फिर क्या हो जाते हैं, विद नो इम्पल्स अराइविंग। अगर इम्पल्स नहीं हो रहे, नहीं आते, तो डायफ्राम इन इंटरकॉस्टल इंटरकॉस्टल द डायफ्राम इन इंटरनल, हाँ ठीक है, सॉरी, द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स फॉर अबाउट 3 सेकंड, ठीक है। तो 3 सेकंड क्या होते हैं, 3 सेकंड बाद वो रिलैक्स होते हैं और क्या, एक्सहेल करते हैं। अलाउ लंग्स एंड थोरेसिक वॉल टू रिकॉइल देन द साइकिल रिपीट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास
साइकिल रिपीट होते जा रहे हैं। 3 सेकंड में वो एक्सेलेशन खुद ब खुद हो जाते हैं, नर्व इम्पल्स नहीं आ रहा है। ये पॉइंट याद करें। द नर्व्स कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी कंट्रोल द नर्व ऑफ द रेस्पिरेटरी मेन इनएक्टिव। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया कि ये इनएक्टिव। तो ये हमारे पास हाउ एवर ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी फ्रॉम द इम्पल्स एक्टिव respiratory area active. The expiratory area impulse causing contraction of the internal intercostal muscle and abdominal muscle in this forceful expiration अगर डीके तो जब हमारे पास एक्सपायरेशन की बारी आती है तो हमारे पास जो इंटरनल इंटरकास्टल है ओवर एब्डोमिनस रेक्टस एब्डोमिनस की जो मेन मसल हमने बताया एक्सपायरेशन वो फोर्सफुल क्या करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं। फिर ये दो रीजन है जो कि पोन से कंट्रोल होते हैं। तो ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है। तो जो निमोटेक्सिक एरिया है, तो निमोटेक्सिक एरिया हमारे पास नेमो मीन एयर एंड टेक्सिक मीन अरेंजमेंट। ठीक है, द इन द अपर फोन, ये हमारे पास जो नेमोटेक्सिक एरिया है वो हमारे पास अपर फोन से क्या कंट्रोल होते हैं। तो ये हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं पहले, फिर बाद में ये तशरीह करेंगे। तो नेमोटेक्सिक एरिया वो एरिया है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, जब जल्दी जल्दी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन है इनहेलेशन के वो शॉर्ट होते हैं। अगर एक बंदा ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा दौड़ा हुआ हो तो वो जब आ जाते हैं आपके साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो ले रहे हैं। इसीलिए क्या है कि उन इस दौरान उनकी जो निमोटेक्सिक एरिया है वो बहुत एक्टिव होते हैं और किस वजह से जो अपर फोन्स है तो उनको जो निमोटेक्सिक एरिया है वो एरिया कम करना है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू, जो निमोटेक्सिक एरिया है उनको कम करना किसका काम है, पोन्स के अपर पोन्स की जो रेगुलेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या कर लें, मतलब तेज़ी से वो सांस ना लें और वो नॉर्मल जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन है उनके लिए किया जाता है। वो किसका, अपर फोन्स का इंपॉर्टेंस है। और ये जो निमेटिक्सिक एरिया है उनकी जो खाका है वो हमने पहले आपको बताया। इन द अपर फोन इट इज ट्रांसमिटेड इनहिबिटरी, ये याद रखें कि ये जो न्यूरोटॉक्सिक एरिया है वो हमारे पास इनहिबिटरी इम्पल्स जनरेट करे टू द इंस्पिरेटरी एरिया टू टर्न ऑफ द इंस्पिरेशन फेज बिफोर द लंग बिकम टू फुल अवेयर। अगर नेमोटेक्सिक एरिया वो एरिया है जो कि इनहिबिशन करते हैं जो इंस्पिरेशन की, जब अब एक इंसान है बहुत ज़्यादा इनहेलेशन करते हैं तो ये इनहेलेशन कम करने के लिए इनहिबिटरी इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं इंस्पिरेटरी एरिया से ताकि इंस्पिरेशन को कम करे। ठीक है, ब्रीदिंग रेट आर मोर रेपिड, तो हमने पहले बताया कि रेपिड ज़्यादा क्या होते हैं, रेट ब्रीथिंग के ज़्यादा होते हैं। विन द नेमोटेक्सिक एरिया इज मोर एक्टिव, जब नेमोटेक्सिक एरिया ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो ज़्यादा इनहेलेशन हम कर लेते हैं। और वो किस वजह से, अगर आप दौड़ते हैं इसी तरह एक्सरसाइज करते हैं अदर पास्ट एक्टिविटी करते हैं तो उनमें ये एक्टिव हो जाते हैं और इंसान की जो ब्रीथिंग की रेट है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इट इज़ मीन इट इज़ अ शॉर्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन, जो हमने पहले बताया कि ड्यूरेशन जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो ड्यूरेशन है टाइम है वो क्या है, कम होते जा रहे हैं। जब टाइम कम होते जा रहे हैं तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन ज़्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन आ जाते हैं। एपी एगोनिस्टिक एरिया वो एरिया है जो कि एक बंदा ऐसा हो कि उनकी बहुत इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो उनको ज़्यादा करने के लिए जनरेट जो स्टिमुलेटरी इम्पल्स जनरेट होना किसका काम है, ओनेस्टिक एरिया का काम है कि वो क्या कर ले कि स्टिमुलेशन करा दे। ठीक है, इन द अपर फोन ऑफ द ब्रेन स्टिम द एपिनेस्टिक एरिया send stimulatory impulse to the inspiratory area that active it is a prolonged inhalation। ठीक है, जब वो क्या, ये स्टिमुलेटरी इम्पल्स है, हमने पहले बताया इसमें ये दोनों में दो डिफरेंस है। जो निमोटेक्सिक है वो अपर फोन्स है लेकिन एपोनेस्टिक लोअर फोन्स है। दूसरा, वो जो निमोटेक्सिक एरिया है वो इनहिबिटरी इम्पल्स है, जो एपोनेस्टिक एरिया है वो हमारे पास स्टिमुलेटरी इम्पल्स है। तो आपको डिफरेंस वाजी वाजी हो गया ना। और ये इनहेलेशन को ज़्यादा कर लेते हैं एपोनेस्टिक एरिया, और जो निमोटेक्सिक एरिया है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो कम कम होते जा रहे जाना का जाने की क्या है मकसद है। इट इट काज अ लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन। ठीक है, तो डीप और डीप की इनहेलेशन करना क्या है, जब डीप इनहेलेशन होते हैं तो एगोनिस्टिक एरिया उनको स्टिमुलेट करते हैं कि इजी मतलब थोड़ा ज़्यादा इनहेलेशन कर ले। ठीक है, जब एक बंदे की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं होता तो फिर क्या हो जाते हैं, एपिनेस्टिक एरिया एक्टिव हो जाते हैं ताकि इंस्पिरेशन को ज़्यादा करें।
दिस निमोटेक्सिक एंड एगोनिस्टिक कोऑर्डिनेट द ट्रांसमिट बिटवीन इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो ये दो रीजन है कि हमारे पास क्या है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया ना। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होते हैं द अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल विद इन वन नॉर्मल ब्रीथ दैट इज कॉल्ड 500 मिलीलीटर। तो याद रखिए कि ये इंस्टीट्यूट के लिए याद रखिए, बहुत ज़्यादा इजी है कि जब एक इंसान इनहेलेशन करते हैं एक्सहेलेशन करते हैं नॉर्मल हालात में, तो उनको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और उस टाइम 500 मिलीलीटर जो है वो बंदा क्या कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होते हैं जो कि एक बंदा नॉर्मल हालत से ज़्यादा फोर्स लगा के ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो उनको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एडिशनल एयर फोर्सफुली इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन। ठीक है, तो इनकी वॉल्यूम जो है वो 3000 है। जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इसी तरह का है, उसकी जो वाइस वर्सा है, डिफरेंस है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कि द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सहेल आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल, उनकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास जो 1200 मिलीलीटर है। रेजिड्यूल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होते हैं जो कि हमारे जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, और वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स की जो कंट्रैक्ट मतलब जो कोलैप्स होने से बचाते हैं और वो उसमें रहते हैं, वो रेजिड्यूल वॉल्यूम होते हैं। जो रिमेनिंग वॉल्यूम होते हैं उसको हम बाकी वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, उनकी मकदार 13 मतलब 100 होते हैं। ठीक है, मिलीलीटर। फिर कैपेसिटी है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जब हम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कंबाइन कर लेते हैं, तो उनसे हम किस चीज़ को बनाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, 3500 मिलीलीटर जो होते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से याद करना, रटा करना है। ठीक है, फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, तो द कम्बिनेशन ऑफ किस किस चीज़ की कम्बिनेशन होते हैं, फंक्शनल रेजिड्यूल, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इनकी जो कोऑर्डिनेशन है इसी तरीके से है कि कौन सा वाला, जब हम ये इस दोनों को मिला के उनसे किस कौन सा वाला बन जाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाते हैं। और जब हम ये दोनों ऐड कर ले तो उनसे हम फंक्शनल रेजिड्यूल की फंक्शनल कैपेसिटी होते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, फिर वाइटल कैपेसिटी हमारे पास द कॉम्बिनेशन ऑफ जब आल की इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन और टाइडल वॉल्यूम जो है वो जब मिल जाते हैं, तो उनसे कम हम क्या करते हैं, उनको हम ये भी याद रखें कि वाइटल कैपेसिटी को हम टोटल कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, जब एयर नॉर्मली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, टोटल वॉल्यूम इनहेल एक्सहेल ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास वाइटल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है, और जो लंग के वॉल्यूम है, तो ये भी आप इंस्टीट्यूट के लिए याद रखिए, द कम्बिनेशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। फिर हमारे पास क्लिनिकल जो कंडीशन है ये भी आपको याद करना है, क्योंकि वो भी इंस्टीट्यूट में आते हैं। क्लिनिकल कंडीशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरसी या प्लूरोटाइटिस। ठीक है, जब एक प्लूरल मेम्ब्रेन है जो लंग से इर्द गिर्द हो जा रहे हैं, जो कि टू है, पेराइटल और विजरल, इस दरमियान में प्लूरल फ्लूइड होते हैं। इसमें जब अकोमोलेशन आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लूरोटाइटिस। एंड द रिजल्ट अकोमोलेशन ऑफ द एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल एफ्यूजन। याद रखिए कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक मेंटेनेंस में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब प्लूरल केविटी में फ्लूइड की जो प्लूरल फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एयर इनटू द प्लूरल केविटी इधर बाई, हम या तो सर्जिकल के थ्रू या तो गन शूट के मतलब बंदूक के थ्रू, जब हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि प्लूरल केविटी में एयर है या नहीं है। अगर है तो ये हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, सर्जिकल के थ्रू ओपन कर देते हैं और देखते हैं। ठीक है, अगर तो उन कंडीशन को हम निमोटेक्सिक निमोटेक्सिक वो डिजीज़ हम कंसिडर करते हैं कि जब प्लूरल कैविटी में कोई सुराख वगैरह हो जाए और लंग लंग के अंदर क्या एयर अंदर जाते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है उनमें मुख्तलिफ किस्म के क्या हो जाते हैं कि वो बैलेंसिंग में काम करते हैं। प्लूरल कैविटी जो है उनमें जो फ्लूइड है वो मेंटेनेंस करते हैं लंग्स के जो प्लूरल कैविटी है। ठीक है, कि वो जब उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो वो मतलब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब उनमें सुराख आ जाते हैं और हवा अंदर जाते हैं प्लूरल कैविटी में, तो उन
रीजन उन कंडीशन को हम निमोटैक्सिक एरिया कहते हैं। वाइल ब्लड एंड फस इन द, अगर क्या हो जाते हैं प्लूरल कैविटी में ब्लड या फस आ जाती है तो उनको हम हेमोटैक्स कहते हैं, ठीक है। देखो अगर लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं तो उनको हम इलेस्टिक कहते हैं, ठीक है। कि इनकम्प्लीट या तो एक्सपेंशन होते हैं या तो मुकम्मल तरीके से वो कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये क्लिनिकल कंडीशन है, टर्मिनोलॉजी है, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर से याद करना लाजमी था, लेकिन अगर आपने याद नहीं की तो फिर क्या आपको याद करना है, ठीक है। ये क्लिनिकल में यूज होते हैं। एपनिया हमारे पास टेम्पररी सेसेशन ऑफ द मतलब ब्रीथिंग होते हैं। तो जब टेम्पररी क्या हो जाते हैं, स्टॉपेज होते हैं, सेसेशन हो जाती है द ब्रीथिंग, उनको हम एपनिया कहते हैं। डाइसिपनिया हम जब एक इंसान ये है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होते हैं, जब ब्रीथिंग में इंहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या हो जाते हैं, मुश्किलात और शार्टनेस अभी उनको आ जाते हैं, तो उनको हम डेसिपनिया कंडीशन कहते हैं। यूपनिया कंडीशन में नॉर्मल ब्रीथिंग जो कि रेट उसका है 12 to 15, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो यूपनिया उनको कहते हैं। हाइपर यूपनिया इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा टाइम में उस इनहेलेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम में वो एक्सहेलेशन करते हैं, तो उनको हम हाइपर यूपनिया कहते हैं। हाइपर यूपनिया। हाइपर वेंटिलेशन यही है कि इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू द लो ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब ब्लड लेवल के साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जब लो होते हैं, तो जब लो होते हैं तो उनके लिए वो इंस्पायरेशन ज़्यादा करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा लेके जाना है, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन, हाइपो जब डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब यही है कि इनहेलेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन हम कम लेके जाते हैं। लीडिंग इंक्रीज, जब हम ऑक्सीजन कम लेके जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट होते हैं हमारे बॉडी में। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम देखें, इस कंडीशन जब ये ज़्यादा हो जाते हैं हमारे बॉडी में और जो अलवेलाई है उनकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, तो उन कंडीशन को हम हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अपोजिट है। जब हाइपर है तो जब ऑक्सीजन आपके अलवेलाई में ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो उनको हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। और इसी तरह हाइपो यही है कि हमारे पास डिक्रीज पर अलविलाई की जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्थोपनिया वो कंडीशन है जो कि एक इंसान लाइंग कंडीशन में वो सही तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं करता, मुश्किल होते हैं। डाइसिपनिया होते हैं, डाइसिपनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उन जब वो लेटता है तो क्या हो जाते हैं, उनमें उनकी जो डिफिशियंसी ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो अकर होते हैं। तो ये आपको याद करना है। ट्रैकेपनिया, ट्रैकेपनिया एबनॉर्मल क्विक शैलो ब्रीथ है। ट्रैकेपनिया यही है कि जब एक इंसान की नॉर्मल से इवाल्वेट होते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उनको हम ट्रैकेपनिया कहते हैं। ब्रेडिपनिया वही है कि जब नॉर्मल कंडीशन से लो इंस्पायरेशन और इन एक्सहेलेशन होते हैं तो उनको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। हाइपोक्सिया वही है कि जब लो ऑक्सीजन लेवल किस जगह टिश्यू के मतलब टिश्यू टिश्यू को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो तो उनको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो है वो लास्ट स्लाइड था रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। खुदा हाफिज़, आप अपना ख्याल रखिए।